और इस बीच में हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार, जिनका हम नहीं सुन पाए थे भाषण, वो शिक्षा संकाय बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के भी अध्यक्ष रहे हैं और संप्रति तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में शिक्षा संकाय के अध्यक्ष हैं और टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सर एक जाने माने हस्ती हैं। हमारा यह सौभाग्य है, हमें उनका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त है। हम उनको आमंत्रित करना चाहते हैं और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं हमारे छोटे भाई एवं मित्र आनंद मोहन जी से आग्रह करेंगे कि राकेश सर के बाद आप क्रम से हमारे वक्ताओं को आमंत्रित कर कार्यक्रम का संचालन करेंगे। तो मैं राकेश सर से आग्रह करूंगा कि सर आए और अपनी बात को रखें। प्रोफेसर राकेश कुमार। सम्माननीय कुलपति महोदय के अभिभाषण से मैं काफी अभिभूत हूं और उत्प्रेरित होकर उनकी बातों को ही मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जान और जहान दोनों की बात की है। जान के लिए पर्यावरण की आवश्यकता है और जहान के लिए वित्त, आर्थिक व्यवस्था। तो इसी को आगे बढ़ाने के क्रम में मैं उनकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा और मुझे खुशी है कि सम्माननीय कुलपति महोदय के अभिभाषण के बाद मुझे बोलने का जो अवसर दिया गया है, तो यह मेरे लिए बहुत ही असमंजस की स्थिति है कि उन्होंने अपनी बातों से सारी बातों को सामंजस्य करते हुए सारगर्भित बात हम सबों के बीच में रखी और उसके बाद मेरे लिए बहुत कठिन परिस्थिति है कि उनकी बातों को मैं आगे बढ़ा सकूं। कोरोना वायरस के संक्रमण से के कारण मानव इतिहास के सबसे कठिन और नाजुक दौर में यह आ चुका है। यह वायरस हमारे देश में हवाई यात्रा कर आया और सभी को पैदल यात्रा करने के लिए मजबूर किया। अपनों के बीच आत्मीय संबंध को हवाई कर रहा है यह वायरस। इसके कारण शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण काफी प्रभावित हुआ है। इसके कारण सबसे अधिक जो चुनौती हमारे लिए है जान और जहान की, वह कहीं ना कहीं इस परिदृश्य को, अर्थव्यवस्था को यह अधिक प्रभावित किया है। भारत के परिदृश्य में जब हम बात करें तो यह भारतीय परिदृश्य को आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक प्रभावित किया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जारी आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन की वजह से कुल 12 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। कोरोना संकट के पहले भारत में कुल रोजगार आबादी की संख्या 40.4 करोड़ थी, जो इस संकट के बाद घटकर लगभग 28.5 करोड़ हो चुकी है। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में मांग एवं आपूर्ति आधारित सुस्ती के साथ साथ बेरोजगारी का भीषण संकट आ रहा है। 130 करोड़ आबादी वाले देश में लॉकडाउन के कारण लोगों को घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है और कोरोना और सभी कारोबार पूरी तरह ठप है। बड़ी संख्या में घरों से लोग काम कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। भारत में जब हम बात करें तो असंगठित क्षेत्र
देश की करीब 94% आबादी को रोजगार देता है और अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 45% है। कोरोना की वजह से असंगठित क्षेत्र पर बुरी मार पड़ी है, क्योंकि रातों रात हजारों लोगों का रोजगार छिन गया। बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से उत्पादन में भारी कमी आई है। भारत में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है और अगर यही स्थिति जारी रही तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल सभी को झेलने पड़ सकती है। छोटे कारोबारों में काम करने वाले लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, क्योंकि उनका रोजगार ठप हो गया है। हवाई सफर से भी लगभग 4 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ रहा है। हवाई सफर सीमित संख्या में और सीमित जगहों पर शुरू होने के वजह से जो हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म सेक्टर है उस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। कोरोना की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी प्रभावित हुआ है और इस कारण जो कोरोना की जो मार है, जिसके कारण मजदूरों का जो पलायन हुआ फैक्ट्रियों के बंद होने से, जो फैक्ट्रियां चल रही थी वह उन उत्पादन जो ठप हुए उससे जो आर्थिक व्यवस्था चरमराई, वह लगता है कि जब तक महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु में कोरोना की गति कम नहीं हो जाती, तब तक आर्थिक प्रगति पे आना मुझे कुछ कठिन सा महसूस हो रहा है। अर्थव्यवस्था का चलना तभी संभव होगा जब इन प्रदेशों में जो मजदूर वर्ग है वे फैक्ट्रियों में जाएंगे, फैक्ट्रियों में काम करना शुरू करेंगे, तभी हम अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सफल होंगे। जाहिर है कि जब लोग घर पर ही रहेंगे तो बाहर जाकर पैसा खर्च नहीं करेंगे। तमाम व्यापारिक गतिविधियां जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्टोरेंट, सैलून, कपड़े, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें इत्यादि महामारी के असर से त्रस्त है। जब तक दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में महामारी की मार कम नहीं होगी, तब तक अर्थव्यवस्था का पूरी तरह लौटना संभव नहीं होगा। सरकार के आर्थिक पैकेज से राहत तो मिलेगी, परंतु व्यवस्था को पटरी पर लाने हेतु महामारी पर कंट्रोल करना ही होगा। और यह कोरोना ने लगभग 37% लोगों को दुनिया में कोरोना के कारण जो चिंता हुई, जो आर्थिक चिंता हुई, उससे नींद आने में कमी आई है, जिसके कारण 33.2% लोगों ने खुद को या परिवार के सदस्यों को संक्रमित होने के कारण चिंता के कारण नींद में कमी आई है। यह आंकड़ा मशहूर एम स्लीप साइकिल और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के द्वारा जारी किया गया। 29.8% लोगों को नौकरी और पैसों की कमी के कारण चिंता हुई और 28.1% को अकेलेपन के कारण चिंता और परेशानी के कारण नींद में कमी आई। हम यह देख रहे हैं कि इस कारण जो स्थिति हो रही है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब कहीं ना कहीं उनको नींद की समस्या न हो, उसके लिए ध्वनि बनाने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में स्लीपिंग ट्यून चुनकर नींद की समस्याओं को समाधान के रूप में देखा जा रहा है। और यह एक कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह एक छोटा सा प्रयास है। हम यह भी समझें कि यह भी एक सर्वे आया है कि अभी हम लोगों को यह निर्देश दिया गया है कि कोरोना के कारण संक्रमण से बचने के लिए सबों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है और
जब हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो जो आर्थिक रणनीतिकार हैं प्रत्येक वस्तु के उपलब्धि पर, व्यवहार से होने वाले परिवर्तन पर जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनका यह कहना है कि एक मार्क्स से हम लगभग 4,206 रुपया का जीडीपी हम 6 महीने में अमीर देशों की जीडीपी के लगभग 10% गिरावट के साथ हमने महसूस किया है। अर्थशास्त्री हर चीज से जीडीपी का हिसाब लगाते हैं। उनके अनुसार बड़े पैमाने पर मास्क पहने जाएं तो अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सकती है। गोल्डमैन सॉक्स का जो गणित कहता है वह कहता है कि यदि 15% आबादी मास्क पहनती है तो कोरोना वायरस संक्रमण में हर दिन 1% की कमी आती है। यदि रोज मास्क सभी पहने तो जीडीपी में 4,000 के लगभग रुपए की गिरावट रोकी जा सकती है। और यही नहीं, जीडीपी के साथ साथ मास्क पहनना दो पहलुओं पर हम सबों के लिए, एक तो संक्रमण से हम बचते हैं, दूसरी बात कि मास्क पहनने के लिए मास्क बनाने वालों को भी जो वित्तीय व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है, वह समृद्ध करता है। तो इस दृष्टि से हम स्वास्थ्य के प्रति भी चेतनशील होते हैं, साथ साथ अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी हम मदद करते हैं। तो यह तो आर्थिक परिदृश्य हुआ। अब जब हम पर्यावरण की बात करें तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी की एक वक्तव्य बहुत ही प्रासंगिक है कि पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरी करने के लिए नहीं। हम सभी विकास की अंधी दौड़ में धरती के पर्यावरण का हमने जो हाल किया है वह बीते 4 दशक में चिंता का विषय है। पृथ्वी सम्मेलन के 28 साल बाद भी हालात जस के तसी हैं, लेकिन कोरोना महामारी से भयाकान समूचे विश्व में कोरोना ने पर्यावरण को स्वस्थ होने का अवसर दिया है, यह हम सभी महसूस करते हैं। हवा में जहर का छीन हो जाना तथा नदियों का जल निर्मल हो जाना हम सभी महसूस कर रहे हैं। भारत में जिस गंगा को साफ करने के अभियान 45 साल से चल रहे थे और बीते 5 साल में करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने पर मामूली सफलता दिख रही थी, यह लॉकडाउन ने उसमें काफी परिवर्तन किया है। और मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि चार्ल्स डार्विन की याद मुझे आ रही है। उन्होंने कहा था कि सबसे मजबूत प्रजाति न बचेगी न ही सबसे बुद्धिमान बचेंगे, वही प्रजाति बचेगी जो बदलाव को सबसे अधिक स्वीकार करेगी। तो हम यह जो सोचते हैं कि हम अधिक बुद्धिमान होकर पर्यावरण को दूषित करते हुए, हम अपने आप को संरक्षित करते हुए विकास के रास्ते पर बढ़ते चलेंगे, तो यह सोचना गलत होगा, क्योंकि आए दिन यह दिन भूलना हमें नहीं चाहिए कि दिल्ली की आबो हवा ऐसी थी कि सरकार को बाध्य होकर वहां के लोगों के लिए ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाना पड़ा था। बच्चों को, शिक्षार्थियों को, बच्चों को विद्यालय जाने के क्रम में यह महसूस किया गया था कि कहीं उन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर, बैग के साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर न विद्यालय जाना पड़े। इसलिए हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमें विकास की बात करनी चाहिए। जो पर्यावरण कोरोना काल में जो पर्यावरण का प्रदूषण कम हुआ है, उसको संरक्षित करते हुए हमें विकास के रास्ते पर अग्रसर होना चाहिए। इन सभी बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए।
पर्यावरण हवा का जो स्तर है वह भारत में हम लोग महसूस कर रहे हैं कि पर्यावरण के कारण दिल्ली में हम लोग साफ बादल नहीं देख पाते थे। वह आसमान नीला नीला की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्रदूषण के कारण। कानपुर की भी वही व्यवस्था थी। तो भारतीय परिदृश्य में जो कोरोना के कारण जो फैक्ट्रियां बंद हुई, जो आवागमन बाधित हुआ, जो सड़कों पर जो लाखों गाड़ियां जो चलती थी उनकी गति में जो विराम आया, उसके कारण प्रदूषण बहुत कम हुआ। और प्रदूषण के स्तर पर हम यह महसूस कर सकते हैं कि चंडीगढ़ से हिमालय की चोटी नहीं दिखती थी, लेकिन अब कोरोना काल में प्रदूषण का स्तर इस स्तर तक गिर चुका है कि अब चंडीगढ़ से हिमालय की चोटी साफ साफ दिखती है। सड़क पर गाड़ियों की कतारें, धुआं उगलती फैक्ट्रियां, धूल बिखेरते निर्माण हमारे शहरों के विकास की पहचान बन गई थी। बड़े पैमाने पर होने वाले गतिविधियों ने हमारे शहरों की हवा को कितना जहरीला और नदियों को कितना प्रदूषित किया था, यह हम सभी जानते हैं और अनुभव भी हम लोगों ने किया है। गंगा में स्नान करने से भी हम लोग अपने आप को दूर रखना पसंद करते थे, क्योंकि उसकी गंदगी को देखकर हम भले ही आस्था के कारण डुबकी लगा लेते थे, लेकिन स्वास्थ्य दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मन में यह बात रहती थी कि कहीं कुछ हम रोग तो लेकर के यहाँ से नहीं निकल रहे हैं। लेकिन यह सभी कोरोना काल ने उसको अब साफ नदी में जब हम झांकते हैं तो अपनी परछाई साफ दिखती है। नदी में विचरण करते हुए मछली को तैरते हुए देखते हुए जो अनुभूति होती है, वह सब सुबह में जब हम टहलते हैं तो जो एक शुद्ध हवा आती है वह हम सभी महसूस करते हैं। दिल्ली की यमुना का जल जो काला दिखता था वह कोरोना काल में साफ दिखने लगा है। इसलिए और हमें यह याद रखना चाहिए कि एक पेड़ साल में 20 किलो धूल सोखता है और अल्ट्रा वायलेट बी एक्सपोजर को 50% तक कम करता है। इस कोरोना काल में जो पेड़ पौधे सूखते थे वे अब हरे भरे दिखते हैं, जिससे कार्बन का जो उत्सर्जन होता था वह कमी हुआ है और हम स्किन कैंसर की संभावना को भी हम 50% तक कम कर चुके हैं। घर में लगे पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। तो इन सभी संभावनाओं को जब हम देखते हैं, इन सभी परिस्थितियों को जब हम देखते हैं तो हर कुछ हमें यह सीखने के लिए मजबूर करता है कि बुद्धिमान हर चीज हर व्यक्ति से सीखते हैं, सामान्य लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं और अपने आप को परिवर्तन के रास्ते पर बढ़ने के लिए उसको एक जो स्वीकारता के साथ, सबों को सार्वभौमिकता के साथ एक साझी समझ विकसित करने के लिए परिवर्तित होने के लिए कहती है। कोरोना की वजह से पाबंदियों का असर पर्यावरण पर ऐसा हुआ है कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली से नोएडा जाने के क्रम में आपको मंजर बदला हुआ दिखेगा। नींद अलार्म से नहीं, अब चिड़ियों की चहचहाहट से, परिंदों के शोर से खुलती है। चिड़ियों की चहचहाहट वह मधुर स्नेही अनुभूति जागृत करती है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। चाय का मग लेकर जरा हम बालकनी में कुछ देर के लिए जाते हैं
तो नजर ऐसे आसमान पर पड़ती है जो अजनबी लगता है। इतना नीला आसमान दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बहुत से लोगों को शायद पहली बार दिखा हो। फलक पर उल्टे सफेद रुई जैसे बादल प्रकृति की दिलकश अदा को बयां करते हों, यह सब दिखता है। मैं जब भागलपुर के गंगा की बात करूं तो भागलपुर में गंगा किनारे यह एक डॉल्फिन का नजर माना गया है और सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच डॉल्फिन का प्रजनन यह बढ़ा है। दुनिया में जितनी डॉल्फिन पाए जाते हैं उसका 50% डॉल्फिन की संख्या हमारे इस गंगा में है। और सबसे अधिक मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैं ऐसे ही गंगा किनारे घूम रहा था तो आदमपुर घाट के पास डॉल्फिन और डॉल्फिन के कुछ बच्चे अटकेलियों के साथ जब खेल रहे थे, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के क्रम में, खाने के क्रम में, जब तो वह स्पष्ट गंगा के जल स्तर में दिख रहा था। तो यह सभी कोरोना काल का ही देन है। और मैं इतना कहूंगा कि इसे संवर्धित करते हुए, इसको संरक्षित करते हुए हम यदि आगे बढ़ें तो अब इस स्तर तक पर्यावरण आ गया है कि हम अपने विकास की गति को, इसको संरक्षित करते हुए आर्थिक मंदी से हम छुटकारा पा सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से अपने आप को हम समृद्ध करते हुए अपने आप को बढ़ा सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में कोविड-19 के देश में प्रवेश करने से लोगों में जो काफी हलचल मची थी, लोगों को बचाने के लिए सरकार को लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा था, जिसका सकारात्मक प्रभाव इंसानों पर ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों, जीव जंतु, पर्यावरण पर विशेष रूप से देखा जा सकता है। लगभग 55% शुद्धता पर्यावरण में महसूस किया गया है। पिछले 40 वर्षों में ऐसे कभी नहीं देखी गई थी। मई माह में लोग गर्मी की मौसम में 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रहता था। लोग हवा के झोंका झेला करते थे। वहीं कहीं मई माह में मौसम लोगों को खुशनुमा एहसास दे गया है। मई में लगभग नदियां, कुएं, तालाब सूख जाया करते थे, परंतु आज प्रकृति के लिए वरदान साबित हो रही है। हमने यह भी महसूस किया है, खास करके भागलपुर में मैंने देखा था कि जो मई जून के महीने में जो कुओं और नल का बोर्डिंग का जल स्तर काफी नीचे हो जाता था, वह आज 5 फीट तक ऊपर आ चुका है। तो यह सब कोरोना काल के कारण का ही सकारात्मक पहलू है। नदियों में निर्मल जल का प्रवाह हो रहा है, वहीं कुआं और तालाब में भरपूर पानी होने के कारण फिलहाल पेयजल की समस्याओं से लोगों को जूझना नहीं पड़ रहा है, जो लोगों के लिए काफी राहत की बात है। अगर पेड़ पौधों, जीव जंतु, पशु पक्षी को ध्यान दिया जाए तो इतने पुराने दिन भी लौट आए हैं। तोता, मैना, कोयल, गिलहरी, कौवा, गरैया और कई प्रकार के तितलियां अब गांवों में भी विचरण करते हुए देखे जा रहे हैं। पेड़ पौधों के पत्तों में गजब सी चमचमाती हरी हरी हरियाली देखने को मिल रही है। अगर पेड़ पौधों, जीव जंतु, पक्षी से इन हरियाली की बात कहें तो यह कहीं न कहीं पर्यावरण को विशुद्ध करने में सहायक साबित हो रही है। लॉकडाउन के पूर्व भारी प्रदूषण के कारण जीव जंतु, पशु पक्षी शहरों में काफी कम देखा जाता था, परंतु आज वह
शहरों की ओर आ रहे हैं। और यह आपने महसूस भी किया था कि इतना सहज प्रकृति लोगों को दिखता है कि कुछ जो जंगली जानवर जो चिड़ियाघरों में रहते हैं, जो जिनके लिए एक वन निर्धारित है, उससे बाहर भी निकलकर वे सड़कों पे घूमते हुए, वीरान सड़कों पर घूमते हुए देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह उनको यह वातावरण, यह पर्यावरण उनको भा रहा है, जिससे यह भी महसूस किया गया है कि बाघों की संख्या हमारे यहाँ बढ़ी है, जिसके लिए हम सभी चिंतित थे। तो पेड़ों के पत्तों की गजब की चमचमाहट जो है वह रंग ला रही है, और हमारे जो प्रदूषण की समस्या है इसको वह विशुद्ध करने में सहायक सिद्ध हो रही है। यह एक शुभ संकेत है। लॉकडाउन लगाए जाने के कारण प्रदूषण में आई गिरावट से लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। लोगों को साल भर में एक बार कम से कम 20 दिनों के लिए लॉकडाउन आवश्यक महसूस होता है। यह हमें सीखना चाहिए। प्रदूषण से होने वाली बीमारियां कम होती हुई दिख रही हैं, जिसका सीधा लाभ हमारे देश पर भी पड़ रहा है, और सरकार को हजारों करोड़ रुपए की बचत भी हो रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह कोरोना काल पर्यावरण के दृष्टिकोण से पशु पक्षियों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह एक सकारात्मक अवसर प्रदान कर रहा है। अर्थव्यवस्था हमारी चरमराई है जरूर, लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से पर्यावरण को संरक्षण करते हुए हम जब अग्रसर होंगे, तो निसंदेह विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाते हुए पाथेय के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित करेंगे। बस इतना ही। आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सुधांशु जी, डॉक्टर केपी यादव जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, उन्होंने हमें अवसर दिया और आप सभी विद्वानों की बातों को सुनने का भी मुझे अवसर मिला। बस इतना ही कहते हुए मैं आप सबों के प्रति भार के साथ आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बहुत